हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है, कल 31 तारीख को उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार का एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हम लेकर आए हैं उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार की पोस्टमार्टम क्लास, जिसमें से फिजिक्स, मैथ व इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार के पेपर देने वाले छात्रों के लिए शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार की पोस्टमार्टम पहला क्लास। क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम कॉल। संवेग में नियत परिवर्तन उत्पन्न करने हेतु थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला एक बड़ा बल क्या कहलाता है। ठीक है, बता रखा है मैंने आपको इसके बारे में, आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर इम्पल्सिव फोर्स, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू डेल टी। ठीक है, तो यही बोला था मैंने आपको, छोटे से समय के लिए, थोड़े से समय के लिए लगाए गए फोर्स को क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया इम्पल्सिव फोर्स हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह की गतिज ऊर्जा की प्रकृति क्या होती है? पॉजिटिव होती है, जीरो होती है, नेग्लेजिबल होती है यानी नगण्य होती है, या नेगेटिव होती है? तो जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं उनकी गतिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला बता रखा है मैंने आपको, और वो किस प्रकार का नेचर रखते हैं? तो वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। उनकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। और यदि आपसे पूछे कि कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, कोई उपग्रह, ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ कोई उपग्रह परिक्रमा कर रहा है, तो ये कितना कार्य करेगा? कार्य पूछे यानी डब्ल्यू पूछे, वर्क कितना करेगा? तो जीरो करेगा। क्यों करता है? क्योंकि इसका विस्थापन इधर होता है, फोर्स इधर लगता है, बीच का एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। और आपको पता है कि अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क कितना होगा? जीरो होगा। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। संपर्क में सतह पर अभिलंब संपर्क बल के घटक को डैश कहा जाता है। ओके, संपर्क के सतह में अभिलंब संपर्क बल को क्या बोलते हैं? उसके घटक को क्या बोलते हैं? तो यदि आपने फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ मटेरियल हैविंग लेंथ दे रखा है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैज लेंथ एल। एल है, ठीक है, आई मत सोच लेना, एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विद द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए लगेगा। ठीक है, अब देखिए, तार जो दे रखा है उसने सेम तार दे रखा है, तो उसका जो रेजिस्टिविटी होगा दोनों का सेम ही होगा, है ना, क्योंकि एक ही मटेरियल के हैं, तो ये तो सेम होगा। अब दोनों के लिए निकाल देते हैं। मानता हूँ पहला जो है, पहला तार, उसके लिए R1 ले लेता हूँ, तो R1 की वैल्यू क्या होगी? रो तो ऐसे रहेगा, एल उसने दे रखा है L/2 दे रखा है उसने एल की जगह। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है? 2a दे रखा है। ओके, और दूसरे का मान लेता हूँ R2 है, R2 नहीं, उसने दे ही रखा दूसरे का कितना दे रखा है उसने? 4 ओम दे रखा, तो 4 ओम डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। रो वही रहेगा, एल लंबाई कितना दे रखा है? एल, और उसका जो क्षेत्रफल है वो ए दे रखा है। ठीक है, उसने पूछा क्या है? हाँ, तो उसने पहले वाले का प्रतिरोध पूछा है, यानी R1 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर दे रहा हूँ दोनों इक्वेशन को। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, एल से एल कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचा? 1/4 बचा। ठीक है, यहाँ पे 1/4 बचा है सिर्फ, तो ये देखिए R1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये बचा है। ठीक है, अब देखिए, इससे 4 से 4 कट जाएगा, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफाइन एज द लिमिट ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन एज द टाइम इंटरवल गोज जीरो। ये वाला क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में किया था। समय अंतराल के शून्य होने पर औसत त्वरण की सीमा के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो किसे परिभाषित किया जाता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ताक्षणिक त्वरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर्स नोन एज। विस्थापन में परिवर्तन और उस समय अंतराल के बीच का अनुपात जिसे विस्थापन होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस स्पीड, दूसरा है एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में इसलिए लिया ताकि आप दोनों में से एक क्वेश्चन तो गलत जरूर करो, और दोनों को जिसने सही किया होगा तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मुझे पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किया होगा बहुतों ने, लेकिन जो इसका आंसर है एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन और उस समय अंतराल के बीच का अनुपात। ठीक है, जो विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है,
ठीक है, d1 माइनस d2 अपॉन जो टाइम हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ पे कोई पिंड गति कर रहा है, वृत्तीय गति, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों मैंने आपको बता रखा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें बोला अपकेंद्रीय बल की दिशा किधर होती है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। तो देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉडी नहीं हो सकता, अवे फ्रॉम द सेंटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, केंद्र से दूर की ओर, ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम ऑन द अर्थ सरफेस। बहुत बार बता दिया मैंने आपको, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ पे होता है, सबसे अधिक कहाँ पे होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जहाँ पे रेडियस कम होगा। ठीक है, ये हमारी अर्थ चपटी है, अगर ये वाली रेडियस निकालते तो कम है, ये कम है, और ये वाली है, ये जो भूमध्य रेखा वाली ये ज़्यादा है, और हमें पता है जो जी होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो जहाँ पे आर कम होगा वहाँ पे क्या होगा, जी ज़्यादा होगा। कम कहाँ पे, पोल्स पे है, तो पोल्स पे क्या होगा, ग्रेविटी ज़्यादा होगा, तो एट पोल्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड ओनली इफ ऑल द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर। प्रणाली की कुल यांत्रिक ऊर्जा तब ही संरक्षित होती है जब उस पर कार्य करने वाले सभी बल डैश हों, क्या हो, बैलेंस फोर्स हो सारे, या फिर कंजर्वेटिव फोर्स हो, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स हो। तो कब बोलेंगे कि जो उसका यांत्रिक ऊर्जा है संरक्षित है, जब उस पर कार्य करने वाले सभी बल क्या हो, संरक्षी बल हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो। जब उस पर जितने भी फोर्स कार्य कर रहे हैं वो अगर कंजर्वेटिव यानी संरक्षी है, तो उसकी जो कुल आंतरिक ऊर्जा होगी वो क्या होगी, कंजर्व रहेगी, यानी कि संरक्षित रहेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ द मटेरियल मीडियम इज वाटर। यदि भौतिक माध्यम जल है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा गया है। तो मैंने आपको सबका बता दिया है, वाटर का, डायमंड का, कांच का, और अल्कोहल का, केरोसिन का, ठीक है, बता दिया है, आप वीडियो में देख लेना। मेरा काम है बताने का, अब आपका काम है ढूंढने का कि मैंने कहाँ पे बताया था। ठीक है, सारी वीडियो आपके पास है, सारी प्लेलिस्ट आपके पास है, आप ढूंढ लो। ठीक है, तो वाटर का पूछा गया, वाटर का कितना होता है, 1.33 होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द काइंड ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि जैसे पदार्थ के घटकों से जुड़ी तरंगों को क्या कहते हैं, मैटर वेव्स, ऑप्टिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर कैपिलरी वेव्स। ठीक है, तो ऐसी तरंगे जिनका संबंध किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके फ्लो होने से हो, तो उस वेव्स को क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। द्रव्य वेव यानी मैटर वेव की डेफिनेशन है कि द वेव विच इज एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा इज कॉल्ड मैटर वेव। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ए हो गया, मैटर वेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फ्रीली हैंगिंग बॉब विच आर द टू एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेटिंग ऑन द बॉब। स्वतंत्र रूप से लटके हुए किसी गोलक के मामले में उस गोलक पर कौन से दो बाह्य बल कार्य करते हैं। ठीक है, कोई गोला है वो क्या है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, अब इस पे कौन से दो बाह्य बल लग रहे हैं, कौन से दो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है इस पे कोई हम फोर्स लगा नहीं रहे, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से लटका हुआ है, फ्रीली लटका हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस पे क्या लग रहा होगा, नेचुरल फोर्स लग रहा होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, टेंशन एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा इस पे, नहीं, क्योंकि हमें उसने बताया जो गोला है ये मतलब मेटल है या क्या है। अगर ये गोला मान के चलते हैं इंसुलेटर होगा, तो अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से लगेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी है कि ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स तो कट ही गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है टेंशन एंड न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स कहाँ से लग जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी है ग्रेविटी एंड टेंशन, यानी कि तनाव लगेगा एक, तो अगर वो लटका हुआ है तो इस पर तनाव लगेगा, एक टेंशन होगा, और एक ग्रेविटी तो लगता ही है, मतलब पृथ्वी पे कोई भी वस्तु है उस पर ग्रेविटी फोर्स तो लगेगा ही, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ कि यूके ट्रिपल एस सी बिल्कुल सड़े सड़े से ऑप्शन देता है। देखिए आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना जो राइट आंसर है वो ईजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन जरूर करना है, यूके ट्रिपल एस सी बहुत बेकार से ऑप्शन देखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट जीरो स्केल। निम्नलिखित में से निरपेक्ष तापमान मापकरण स्केल कौन सा है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कौन सा है, निम्न में से केल्विन स्केल है, फ़ारेनहाइट है, या फिर प्लैंक्स स्केल है, या फिर सेल्सियस है। तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है वो क्या है, केल्विन है।
ठीक है। केल्विन स्केल को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? तो 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होता है? हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। इससे नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। निम्नलिखित में से एसटीपी को कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए 273 केल्विन एंड 1 पास्कल, ऑप्शन नंबर बी 273 और 1 बार, और फिर ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो ऐसे काट सकते हैं हम क्योंकि ये डिग्री कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो देखिए अब आपको ए और बी में कन्फ्यूजन हो सकता है कि 273 केल्विन और 1 पास्कल होता है या 273 केल्विन या 1 बार होता है। तो यदि आपको पता है कि एसटीपी पे जो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है कि बार होती है? तो बार होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होता है? टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन होता है और दाब कितना होता है? 1 बार होता है, ठीक है। ये होता है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट इज कंसिडर्ड टू बी डेविएशन बिकॉज कॉपरनिकस मॉडल कंसिडर डैश ऑर्बिट, ठीक है। कक्षाओं के कैपलर नियम को विचलन माना जाता है क्योंकि कॉपरनिकस मॉडल में कक्षाएं डैश मानी जाती थी। जो कैपलर ने नियम दिया उसको हमने अलग माना, किससे? कॉपरनिकस से। क्यों? क्योंकि कैपलर ने क्या बोला था कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर किस टाइप की कक्षाओं में गति करते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल कक्षाओं में गति करते हैं। जबकि कॉपरनिकस ने क्या बोला था? कॉपरनिकस बेचारे को तो फांसी की सजा हो गई थी जब उन्होंने ये बोला था कि जो सन होता है यानी सूर्य होता है वो बीच में होता है और ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जो क्रिश्चियन लोग थे उनका मानना था कि अर्थ जो है वो होता है सेंटर में। तो वो धर्म के खिलाफ इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था, और जो धर्म के खिलाफ स्टेटमेंट देता है तो उसके साथ तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो कॉपरनिकस ने बोला था कि सन होता है बीच में, इसकी वजह से उनको फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। और कॉपरनिकस ने क्या बोला था कि जो ग्रह होते हैं किस टाइप की कक्षाओं में गति करते हैं? तो वृत्ताकार, ठीक है, सर्कुलर पाथ। कॉपरनिकस ने तो बोला था बिल्कुल गोल चक्कर काटते हैं, उस टाइम पता भी नहीं था ना, तो बहुत पहले की बात है, तो गोल। फिर जो हमारे कैपलर आए, कैपलर ने बोला कि इलिप्टिकल जो होते हैं यानी कि दीर्घ वृत्ताकार, ये गोल नहीं होता, इलिप्टिकल होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डेविएट होता है उन कॉपरनिकस से, कैपलर का नाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया इसका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द अर्थ सरफेस इज इंक्रीज्ड हाउ डज इट इम्पैक्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट। पृथ्वी की सतह से ऊपर किसी वस्तु की ऊंचाई बढ़ा दी जाती है तो उस वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण किस प्रकार प्रभावित होगा। ये भी कई बार बता दिया मैंने आपको। यह है पृथ्वी सतह। पृथ्वी सतह से आप किसी वस्तु को ऊपर ले जाओ या पृथ्वी सतह से आप किसी वस्तु को नीचे ले जाओ, दोनों कंडीशन में जो स्मॉल जे की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी कि घटेगा ही घटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। और अगर हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो सेंटर पे कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। याद रखना, ऊपर जाए सतह से या फिर नीचे जाए, स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा घटेगा ही घटेगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल गैस इक्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गैस समीकरण है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये वाला चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो पूरा चैप्टर देख लेना। क्या है आदर्श गैस समीकरण? क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT, ये होता है आदर्श गैस समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशन ये होता है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, PV इज इक्वल टू nRT, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ कार टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। किसी क्षैतिज सड़क पर एक वृत्ताकार मोड़ लेने वाली कार के लिए कौन सा बल अभिकेंद्री बल के रूप में कार्य करता है? ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हम रोड पे जैसे तीखा मोड़ है, यहाँ पे आप साइकिल चला रहे हो, जब आप साइकिल को यहाँ घुमाओगे तो आपकी साइकिल इस साइड झुक जाती है। किसके कारण झुकती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल के कारण झुक जाती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है, तो ऑप्शन पढ़ के देख लेते हैं। मैकेनिकल फोर्स नहीं लगेगा वहाँ पे। फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो लगता ही है। आप सतह पे चला रहे हो गाड़ी, रोड पे चला रहे हो, तो रोड की सतह और जो वो टायर है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं यहाँ पे। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थोड़ी ना वो अंदर की साइड झुकेगा, ठीक। ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसको चिपका के रखने का काम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है एयर रेजिस्टेंस, इसका तो कोई काम ही नहीं है, ठीक। तो देखिए मैंने क्या बोला था, ऑप्शन बिल्कुल बकवास रहता है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। मैकेनिकल नहीं होगा, ग्रेविटेशन नहीं होगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो आपका बचा फ्रिक्शनल फोर्स।
तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में कार्य करता है वहाँ पे, ठीक है, तभी जो आपकी गाड़ी है ऐसे झुक जाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पिछली वीडियो में मैंने हिंट दे दिया था, हिंट क्या दे दिया था, ये बता ही दिया था मैंने, ठीक है, जब हमने वहाँ पे वेव्स वाला पूछा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में किसने बताया था, हर्ट्ज ने बताया था। तो वहीं पे ऑप्शन में एक नाम था जिसको मैंने बोला था कि इनका नाम तो इससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो यदि आपने वहाँ पे सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे आसानी से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवधारणा और विद्युत अपघटन के नियम से संबंधित कौन से हैं, कौन से वैज्ञानिक है? मैरी क्यूरी तो नाभिकीय भौतिक से जुड़ी हुई, ये नहीं हो सकती। गैलीलियो गैली नहीं हो सकते, ठीक है, सीवी रमन, नितो रमन इफेक्ट, तीनों कट गए। हमारा ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि ये किससे जुड़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जुड़े हैं, और विद्युत अपघटन के नियम भी इन्होंने दिए थे, माइकल फैराडे ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, हिंदी में ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑल्सो द फर्स्ट एंड सेकेंड रूल ऑफ सर्किट। स्पेक्ट्रोस्कोपी के विकास तथा परिपथ के पहले और दूसरे नियम से निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी, अच्छा अब आपको पता नहीं होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी किसने बनाया था, तो कोई बात नहीं, उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और लिख रखा कि फर्स्ट एंड सेकंड रूल ऑफ सर्किट। फर्स्ट एंड सेकंड रूल ऑफ सर्किट, ये 12th में दिमाग खराब किया होगा इसने, कौन थे वो, कौन थे? किरचॉफ, ठीक है, गुस्ताव आर किरचॉफ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किरचॉफ के दो नियम है सर्किट के, पहला नियम और दूसरा नियम, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिले तो चैप्टर वाइज वाली वीडियो में मैं आपको ये जरूर करवाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, तो 20 क्वेश्चन हो गए हमारे फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन हो गए हमारे फिजिक्स के। ओके, अब यहाँ से हम देखेंगे मैथ्स के 10 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य इतना दे रखा है, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 5n/9 दे रखा है तो n की वैल्यू पूछी है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको पता होना चाहिए माध्य होता क्या है। माध्य यानी मीन होता क्या है, यानी टोटल जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका सम, टोटल सम बटे जितने भी ऑब्जर्वेशन है n, इसको ही बोलते हैं माध्य। एक प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको एवरेज ही निकाल रहे हैं ना, एवरेज भी ऐसे निकालते हैं, सम बटे टोटल नंबर, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है। पहली n प्राकृतिक संख्या को योग मतलब कि 1 + 2 + 3 + 3 + 4 डैट डैट डैट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2, ये होता है, ये हो गया आपका n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ओके, अब मीन क्या होता है, मैंने क्या बताया, मीन सम बटे टोटल जितने भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने n है, सम कितना आया जो अभी फॉर्मूला निकाला, तो देखिए फॉर्मूले में क्या आया, n+1/2, और जो हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन कितना n, ठीक है, तो n से n कट गया, तो जो मीन कितना आया हमारा n+1/2, ये आया। इसकी वैल्यू तो उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 5n/9, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये जाएगा इधर 9 + 9, इसको उधर भेज रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ, 9 5 दूनी 10n, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया हमारा, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं से क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये आई नहीं है, ये आयोटा है, ठीक है, आयोटा लिखा हुआ है ये, तो ये है क्वेश्चन। अब इसका हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू बताना है, तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपको a³ - b³ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a³ - b³ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है a³ - b³ का फॉर्मूला, a - b, इसमें होगा a² + b² और माइनस है तो फिर हो जाएगा +ab, ये हो गया, ठीक है, या माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, ये होता है a³ - b³ का फॉर्मूला, ठीक है। और ये मेरे को वही दिख रहा है, अगर मैं एक का क्यूब कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आयोटा का क्यूब, ये क्या बन गया हमारा a³ - b³, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर तो ये यही रहेगा 1 - आयोटा का होल क्यूब, नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं, का 1 - आयोटा, ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 × आयोटा क्या होगा, आयोटा ही होगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 1 - आयोटा, ऊपर कितना 1 - आयोटा का क्यूब,
एक कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बचेगा ऊपर, है ना, एक काट दिया नीचे। अब देखिए ये 1 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताया था कितना होता है -1 होता है, तो -1 और 1 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या बचा, सिर्फ आयोटा बचा, नीचे सिर्फ आयोटा बचा है, ओके। देखिए ऊपर क्या बचा है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे बचा है सिर्फ आयोटा बचा है, ओके। अब यदि ऊपर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलूँ ऊपर में, तो क्या होगा, एक का स्क्वायर एक प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 और प्लस माइनस क्या होगा 2ab यानी कि आयोटा, ये आएगा, ठीक है। एक से एक कट जाएगा तो ऊपर कितना, ये 2 है, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा -2 आयोटा और नीचे कितना आयोटा, आयोटा से आयोटा कट गया, आंसर क्या आ गया आपका -2 आ गया, ठीक है, -2 ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार पीछे जाके देख लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, जो आपका क्लास 12th में द डोमेन पूछा है, डोमेन पूछा है साइन इनवर्स 2x का। तो डोमेन कैसे निकालते हैं आपको मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ, यदि आपने 12th में पढ़ा होगा तो क्या करते हैं, इसको हम बराबर कर देते हैं किसी भी चीज़ के, x के बराबर कर दो या फिर थीटा के बराबर कर दो। तो साइन इनवर्स 2x बराबर मैं मान लेता हूँ थीटा, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा हो जाएगी। अब साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की होती है, मतलब साइन की रेंज कितनी होती है, -1 से +1 तक होती है, ठीक है, -1 से +1 तक की इसी के बीच में साइन थीटा की वैल्यू रहती है, ओके। तो देखिए 2 थीटा तो 2x की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि जो 2x की वैल्यू है वो क्या होगा, -1 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, और किससे छोटी होगी, 1 से, +1 से, ये बोल सकता हूँ मैं, ओके, ये बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 2 को नीचे भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये -1/2, ठीक है, इसके बराबर होगी, बड़ी होगी, या फिर किससे छोटी होगी या उसके बराबर होगी 1/2 से। तो मैं बोल सकता हूँ जो x की वैल्यू है वो -1/2 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, और +1/2 से बड़ी हो +1/2 से छोटी होगी या फिर बराबर होगी, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, डोमेन क्या आ जाएगा इसका, -1/2, 1/2, ठीक है। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अवकलन से है, ठीक है। अवकलन और समाकलन के भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिया, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने अवकलन और समाकलन नहीं किया था, तो मैं इस वीडियो में 1-2 क्वेश्चन करके बता दूंगा, क्या पता आपकी यादें वापस आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि x = t² और y = t³ देन d2y/dx² पूछा गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे 12th क्लास में, इन दोनों का हम अलग अलग क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष में, t के सापेक्ष में, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं x = t², इसका हम करते हैं t के सापेक्ष यानी d/dt करते हैं। तो जब इसको करते हैं तो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, x की पावर n का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है, n तो आगे आ जाता है, फिर x की पावर n-1 बचता है, ठीक है, ये बचता है, x और n मेरा एक जैसे बनता है, ओके। तो n x की पावर n-1 बनता है, इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dx/dt = 2t, ठीक है, 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसे याद रखना। अब इसका करते हैं y = t³, इसका भी वही करते हैं, t के सापेक्ष में करेंगे तो कितना आ जाएगा t, और 3 में से 1 गया 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। dy/dt की वैल्यू आ गई और dx/dt की वैल्यू आ गई। तो देखिए dx/dt की वैल्यू कितनी आई थी, 2t, ये आएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरी वैल्यू हमारी dy/dt, इसकी वैल्यू कितनी आई 3t², ये आएगा इक्वेशन नंबर 2। हमें चाहिए dy/dx के फॉर्म में, तो क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में इक्वेशन नंबर फर्स्ट का भाग दे दूंगा, तो dx/dt का भाग दूंगा यहाँ पे, तो ये dt से ये dt कट जाएगा, यानी कि क्या आएगा, dy/dx = 3t²/2t, एक t से एक t कट जाएगा, यानी कि dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3t/2, यह आ गया, ठीक है। लेकिन उसने हमसे d2y/dx² पूछा है, ना कि dy/dx, तो एक बार फिर से इसका अवकलन करना पड़ेगा हमें। तो एक बार इसका फिर से हम अवकलन करेंगे तो डायरेक्ट बता देता हूँ कितना आएगा, 3 का तो 3 ही रहेगा ऊपर, और 2 दूनी 4, 4t आ जाएगा, 4t, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा d2y/dx², ये आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूले तो आपको खुद से पता होने चाहिए, फॉर्मूले तो मैं आपको याद करवाऊंगा नहीं, फॉर्मूले आप याद कर लेना, कहीं से डाउनलोड कर लेना, नेट पे अवेलेबल है, ठीक है, फॉर्मूले, या फिर बुक से याद कर लेना, एनसीईआरटी के बुक से सारे फॉर्मूले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाकलन से, ठीक है। पूछा गया है कि 0 से 2 तक का करना है हमें x² का समाकलन, ठीक है।
एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है, ठीक है। इसका आंसर अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसका आंसर कर दूंगा तो आप अगला वाला खुद से कर लोगे, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आपका दोनों गलत हो जाए, ठीक है। तो देखिए, तो दूसरा वाला भी पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों का आंसर मैं एक साथ बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक का भी बताऊंगा तो आप दूसरा वाला सॉल्व कर लोगे। तो पहले आपको इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको दोनों के आंसर बताता हूँ। देखिए, इसका है ऑप्शन नंबर सी, यानी 8/3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 0 से 2 तक का करना है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का जब हम समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या होता है वो, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता था, ठीक। तो 0 से 2 तक का करना है हमें, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/3, ये हो जाएगा। हमने इसका समाकलन कर दिया। अब इसको कैसे लिखते थे, ये जो लिमिट दे रखी है हमें 0 से 2 तक की, इसको ऐसे लिखते थे इस वाले ब्रैकेट में, एक्स की पावर 3/3, ठीक है। और ये था 0 से लेके 2 तक, ओके। अब इसको लगाते कैसे, पहले एक्स की जगह आप 2 रखोगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगी उसमें से क्या घटाओगे, एक्स की जगह 0 रख के, ठीक है। मतलब कि ये देखिए, ये है हमारा एक्स की पावर 3/3, और ये लिमिट दे रखा है 0 से 2। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, एक्स की जगह पहले 2 रखना है, तो एक्स 2 की पावर 3/3 माइनस एक्स की जगह 0 रखना है। अब 0 रखेंगे एक्स की जगह तो 0 हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी 8/3, ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, सेम वही है। क्या करेंगे, इसका करना है, तो देखिए 0 से लेके 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, ठीक है। या तो आप इसका अलग अलग कर लो, इतना पोर्शन अलग कर लो, इतना पोर्शन अलग कर लो, क्योंकि हमने इतना भी ऑलरेडी किया, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 8/3 आई थी। तो देखिए इस पूरे, देखिए मैं इसको 2 फ्रैक्शन में तोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी एक पार्ट ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, तो उसकी वैल्यू तो मुझे पता चल गया 8/3, क्योंकि लिमिट भी सेम है, ठीक है। लिमिट भी, चलो शुरू से ही बता देता हूँ मैं। इसका करना है तो करते हैं। सबसे पहले इसका एक्स स्क्वायर कितना, x³/3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसका कितना हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा 3x हो जाएगा ना, क्योंकि ये जैसे हम एक का करते हैं dx, तो ये क्या हो जाता है, x बन जाता है। जब एक का हम समाकलन करते हैं तो कितना बन जाता है, x बन जाता है। तो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वहां बचेगा सिर्फ एक का करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो x बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया समाकलन करने के बाद, एक्स की पावर 3/3 और प्लस क्या बचा हमारा 3x, और इसका हमें लिमिट लगाना है 0 से लेकर 2 तक का। एक्स की जगह पहले 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 8/3, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बस इतना सॉल्व करना है, 8/3 प्लस 6 दिया 18 प्लस 8 18 और 3, ठीक है। 18 और कितना, 26/3 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रायिकता से, ठीक है। सेट से नहीं है, प्रायिकता से। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था, लेकिन थोड़ा ये हटके क्वेश्चन है। इसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगा, एक नया फॉर्मूला आपको पता चलेगा। देखिए, पी ए की वैल्यू दे रखा है, पी बी की वैल्यू दे रखा है, पी बी बाई ए की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो देखिए, जब ये इसको समझाता हूँ, पी बी बाई ए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता। और प्रायिकता को हम कैसे लिखते हैं, टोटल कंडीशन अपॉन जो हमसे पूछा जाता है उसकी कंडीशन, ठीक है। और जिसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको ये दे देगा पी बी बाई ए है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, पी जो दोनों के बीच में कॉमन है, यानी कि इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अपॉन जो ये है पी ए, जो टोटल केस है, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, याद करना, ठीक है। पी बी बाई ए दे रखा है, तो जो दोनों में कॉमन है, बी और ए में कॉमन है, यानी इंटरसेक्शन अपॉन ये टोटल वाला पी ए, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक यूज़ करूँगा, ठीक है। तो देखिए, हमें देखिए पी ए की वैल्यू दे रखा है, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछी गई है, ओके। और पी बी बाई ए की वैल्यू दे रखी है, तो सारी वैल्यू दे ही रखा है, उसमें रख देते हैं। इसको मैं इधर भेज दूंगा, इंटू में चल जाएगा, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालना है, तो इधर क्या है, पी बी बाई ए इंटू पी ए। अब पी बी बाई ए की वैल्यू दे ही रखी है उसने, कितना है 0.4, पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 0.8, और 8 चौके कितना होता है 32 होता है, यानी कि 32 और 2 पॉइंट इधर 0 लग जाएगा, 0.32 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इजी क्वेश्चन, आपको ये याद रखना है, पी बी बाई ए या फिर जो भी होगा यहाँ पे वो होगा, ऊपर वाला कॉमन आएगा, दोनों में कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या आएगा, वही नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है, ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पी ए की वैल्यू दे रखी, पी बी की वैल्यू दे रखा और पी ए यूनियन बी दे रखा है, हमें बताना है पी बी बाई ए। ठीक है, तो बेकार ही किया मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके, अब ये वाला कर लोगे आप जिसको नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, इसे करके देखो। देखिए इसको कैसे करेंगे, हमें निकालना है पी बी बाई ए, यानी पी बी बाई ए निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ठीक है। अब देखिए इसको पी ए है हमारे पास, ठीक है, पी ए है, पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, हमें यूनियन दे रखा, तो सबसे पहले तो इसे निकालना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हमें यहाँ से इंटरसेक्शन का फॉर्मूला मिल जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, नीचे सेम सेम है यानी 11 और 11, ठीक है। जोड़ना आ रहा है ना आपको, नीचे देखिए सेम ही है 11 11, तो ऊपर के डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, एक आएगा और इसे घटा देना है यहाँ से 7/11, तो 11 में से 7 गया, कितने बचेंगे आपके 4/11, 4/11 आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कैलकुलेशन है आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए हमें निकालना है ये, तो देखिए पी बी बाई ए निकालना है, इसका क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4/11 और अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी 6/11, ठीक है। 11 से 11 कट गया, कितना आया 4/6, 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3, 2/3 है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हमें पूछा है के की वैल्यू बताओ यदि जो ए है, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है ए, ये आव्यूह जो दे रखा है ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है इसका मतलब क्या है, अगर उसका मॉड निकालेंगे तो वो क्या आएगा 0 आएगा, है ना, ये बोला था मैंने। तो इसका मॉड निकाल लेते हैं, ए मॉड का मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट कर दो, सारणी बना दो, इसका सारणी बना दो। तो सारणी आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे, यानी कि 2k² माइनस 8 चौक 32 इज इक्वल टू कितना 0, इसको उधर भेज दूंगा तो कितना आएगा, देखिए 2k² इज इक्वल टू 32, इससे काटो 2 से 16, तो k² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-4, ठीक है, +-4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसका परिमाण पूछा गया है, एक वेक्टर दे रखा है, इसका परिमाण पूछा गया है, परिमाण निकालना पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो देखिए इसका परिमाण कैसे निकालना है, जो इसके वो है कांस्टेंट है i j k, उनका स्क्वायर करके जोड़ना है बस। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, इसका भी करेंगे 1/3, ये भी करेंगे 1/3, 1/3, 1/3, नीचे समान है तो 3/3 आ जाएगा, यानी कि √3/3 आ गया, ये कट जाएगा √1, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ आपका मैथ का पोर्शन भी हो जाता है, ठीक है। मैथ के 10 क्वेश्चन देख लिए। अब जो हमारे बचते हैं 20 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम दे रखा है यानी मुहावरा है कि इसका मतलब बताना है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, यानी बिल्ली को बैग से बाहर निकालो। इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए बी काइंड, ऑप्शन नंबर बी फनी, ऑप्शन नंबर सी है रिवील अ सीक्रेट और ऑप्शन नंबर 4 है बी वेरी ट्रूथफुल। तो हम किसी को बोलते हैं चलो बिल्ली को बाहर निकालो बैग से, इसका मतलब होता है कि चलो सीक्रेट बताओ, ठीक है, जो छुपी हुई बात है वो बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है, रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, जो अंदर की बात है उसे बताओ, ठीक है, ये होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इडियम से क्वेश्चन है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, वर्क वेरी हार्ड टू अकम्प्लिश जॉब, वेरी हार्ड टू अकम्प्लिश जॉब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, टेक ऑन मोर वर्क देन यू कैन हैंडल। ऑप्शन नंबर सी है ट्राई टू डू समथिंग दैट इज वेरी इजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है यूज ऑल पॉसिबल ट्रिक टू अचीव सक्सेस। तो बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है, च्यू मतलब कि चबाना, बाइट मतलब कि काटना, मतलब जितना आप चबा सकते हो उससे ज़्यादा काट रहे हो, मतलब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये काम करना है, आप वो तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ और भी कर रहे हो, मतलब और चीज़ों को भी हैंडल कर रहे हो, इसी को बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टेक ऑन मोर वर्क देन यू कैन हैंडल। जितना आप वर्क को हैंडल कर सकते हो उससे भी ज़्यादा आप ले रहे हो वर्क, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड से आपका, वन वर्ड क्या है कि समवन हु लुक्स एट द ब्राइटेस्ट साइड ऑफ द थिंग, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखता है, ठीक है, जो नेगेटिव चीज़ नहीं देखता है,
जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट, एथिस्ट, नार्सिसिस्ट और पेसिमिस्ट। ठीक है, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। हिंदी में इसका नाम क्या होता है? आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव। एक तो होता है कि जो हमेशा ना करता है, जिसको क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम क्या होता है? पेसिमिस्ट होता है, जो हमेशा मतलब नेगेटिव ही सोचता है। जैसे कि आप में से भी कुछ होंगे कि यार मेरा एग्जाम नहीं होगा क्लियर, मैंने पढ़ा नहीं है, क्या होगा पेपर में। और एक वो होते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, चाहे उन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा फिर भी बोलते हैं अरे आज तो पेपर अच्छे से दे के आऊँगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। ठीक है, तो वो होते हैं ऑप्टिमिस्ट, जो सिर्फ पॉजिटिव साइड देखते हैं। और एक होते हैं नेगेटिव साइड देखने वाले, उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। एथिस्ट आपको पता है किसको बोलते हैं? जो भगवान पे मतलब बिलीव नहीं करते, भगवान कौन है ये सब। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पैसिव वॉइस बनाना है, इसका एक्टिव वॉइस दे रखा है, इसका पैसिव बनाना है। ओके, द बोर्ड अप्रूव माई लीव। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? द बोर्ड। ठीक है, अप्रूव क्या आ गया? वर्ब, और माई लीव क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो पैसिव बनाना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाओ, माई लीव। माई लीव सबसे आगे आ जाएगा, सारे ऑप्शन में माई लीव है। फिर वर्ब, वर्ब क्या है? अप्रूव्ड है। ठीक है, अप्रूव्ड। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में हैड बीन अप्रूव्ड, वाज अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। ठीक है, सब में अप्रूव्ड अप्रूव्ड है। ठीक है, यानी कि V3 लगाई हुआ है। ठीक है, तो लगे रहने देते हैं। और फिर लास्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट, यानी कि बाय बोर्ड आएगा। तो सब में ऑप्शन नंबर ए में सब्जेक्ट है नहीं, तो इसे काट दो। ऑप्शन नंबर ए कट गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर अब हमारे पास ऑप्शन 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। यहाँ पे कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है तो हमारा जो पैसिव बनेगा वो भी सिंपल पास्ट होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 है कि माई लीव वाज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ये क्या है? हमारा सिंपल पास्ट है, तो ये हो सकता है हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 है इज लग रखा है, यानी प्रेजेंट हो गया, इसे काटो। ऑप्शन नंबर 4 है वाज बीइंग प्रिपेयर। वाज बीइंग मतलब ये कंटिन्यूस में चल गया। ठीक है, तो इसे भी काटो। ठीक है, हमारा जो सिंपल पास्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके करना है आपको। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिनोनिम बताना है एनुअल का। एनुअल का सिनोनिम क्या होता है? एनुअल होता है, एक एनुअल होता है, एनुअल AL लगता है। एनुअल मतलब कि जो सालाना, साल में एक बार आता है, उसे एनुअल बोलते हैं। एक एनल है, एन नल, एनल। नल आपने सुना होगा, नल, नलीफाई करना। ठीक है, तो नल का मतलब क्या होता है? खाली, बिल्कुल, नलीफाई, निरस्त करना, रद्द करना, ये होता है। तो एनल का मतलब भी यही होता है, रद्द करना, किसी चीज़ को रद्द करना, निरस्त करना, रिजेक्ट करना, वैलिड करना। ठीक है, ये सब क्या होता है? एनुअल के सिनोनिम होते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, अपहोल्ड, अपहोल्ड हो नहीं सकता। इनवैलिडेट, इनवैलिडेट मतलब भी वही होता है, रद्द कर दिया हमने किसी चीज़ को। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो गया, इनवैलिड। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम पूछा गया है हॉस्पिटेबल का। हॉस्पिटेबल का एंटोनिम क्या होता है? ऑप्शन है अनफ्रेंडली, एफिशिएंट, केयरिंग, एमिकेबल। ओके, तो इसको देखिए ऐसे याद कर सकते हो आप। जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रखे हो, तो वहाँ पे आपसे कौन मिलने आएगा? जो आपसे प्यार करता है, जो आपके दोस्त हैं। ठीक है, जो आपकी केयर करता है, ये सब मिलने आएगा। तो हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है? जो फ्रेंडली हो, जो एमिकेबल हो। एमिकेबल का मतलब भी फ्रेंडली होता है। जो केयरिंग हो, मतलब जो आपकी केयर करता हो, यही होता है हॉस्पिटेबल का मतलब। लेकिन हमसे उसने सिनोनिम नहीं पूछा है, एंटोनिम पूछा है, इसका उल्टा पूछा है। तो जो हॉस्पिटेबल का उल्टा क्या हो जाएगा? जो दोस्त ना हो, यानी जो दोस्त ना हो उसे क्या बोलेंगे? अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली। नेक्स्ट देखते हैं। और बाकी जो यहाँ पे केयरिंग और एमिकेबल है, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पैसिव बनाना है हमें फिर से एक्टिव का। सेंटेंस है हमारा, आई एम क्रिएटिंग एन ऐप टू हेल्प कोविड पेशेंट। ठीक है, मैं एक ऐसा ऐप बनाने जा रहा हूँ जो कोविड पेशेंट की हेल्प करेगा। इसका हमें बनाना है पैसिव। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें वही पैसिव बनाना है, तो यानी सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। और वर्ब क्या आएगा? V3 आएगा, टेंस सेम रहेगा। तो टेंस ही पहले देख लेते हैं। यहाँ पे टेंस क्या है? आई एम क्रिएटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस ही होना चाहिए ऑप्शन में। इसी से देख लेते हैं। ऐप इज बीइंग, ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस ही है। विल भी नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू विल भी नहीं होता ना, ये कट गया आपका। हैड भी नहीं होता, ये तो पास्ट में चल गया। वाज भी ये चल गया आपका पास्ट में, देखा कट गए ना सारे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, बस टेंस देख लिया कि हाँ इसमें टेंस चेंज नहीं होता है वॉइस में, तो टेंस देख लेते हैं किस में सेम होगा। यहाँ पे है आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, तो ऑप्शन में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है सिर्फ। ठीक है, तो ये आ गया आपका सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक वन वर्ड है, आपको बताना है फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। देखिए
हाइड्रो, हाइड्रो जहाँ पे मिल जाएगा ये वर्ड, इसका मतलब पानी से होता है, ठीक है। हाइड्रो मतलब, हाइड्रो वर्ड मिला पानी, तो हाइड्रोफोबिया क्या, फोबिया मतलब डर, तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर। तो फियर ऑफ वाटर के लिए हम कौन सा वर्ड करते हैं, हाइड्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया यहाँ पे किसी किसी को स्मॉल स्पेस से डर लगता है, जैसे किसी छोटी सी जगह पे अगर किसी को रख दिया जाए तो उसे डर लगता है कि मैं दब के मर जाऊंगा, ऐसा कुछ होगा, तो उसे बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जिसको ऊंचाई से डर लगता है। जीनोफोबिया जिसे विदेशी लोगों से डर लगता है, जैसे कि हमारे ग्रुप के लोग हैं, वहाँ पे ग्रुप में कोई भी विदेशी आ जाता है विदेशी नाम का, तो सब डरने लग जाते हैं, आंदोलन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपको भी आंदोलन करना है तो उस ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। विदेशी को ऐसे भगा देते हैं वो बात कर करके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नरेशन से, डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। सेंटेंस है, आई सेड टू अनीता आई एंजॉयड माई ट्रिप टू शिवपुरी। ओके, तो देखिए ये सेड टू है, सेड टू किस में हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सब नहीं पता तो आप बहुत पीछे चल रहे हो इंग्लिश में, ठीक है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा। तो आई टोल्ड, आई टोल्ड, आई टोल्ड, आई टोल्ड इसमें, आई एम टोल्ड इसमें, इसको काट दो, ये कट गया। और सैड इसमें, दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए, ये दोनों कट गए। अब बचा 1 और 4, इनमें देखते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि नरेशन में टेंस चेंज होता है, तो देखिए आई इंजॉयड, तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस में चल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चल जाएगा। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए पास्ट परफेक्ट किस में, आई टोल्ड अनीता दैट आई हैड, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चल गया ये, ठीक है, हैड बीन लग गया इसमें। ओके, हैड बीन एंजॉइंग, ये क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू नहीं बनाना है हमें, क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट बनाना है। और पास्ट परफेक्ट का है, आई हैड एंजॉयड। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। नरेशन में टेंस चेंज होता है, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाता है। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच, आई टोल्ड अनीता डैट आई हैड एंजॉय माई ट्रिप टू शिवपुरी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। इसमें से एक वर्ड है जो गलत तरीके से लिखा हुआ है, आपको बताना है कि वो कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो देखिए ग्रामर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ग्रामर का याद कर लेना, क्या पता आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। एक्सीलेंट ये भी सही है, डबल ई आता है इसमें। पेकुलियर, पेकुलियर भी ठीक है। अब जो यहाँ पे एडवेंचर है, एडवेंचर में डबल डी लगा रखा है, जबकि एडवेंचर में क्या होता है, ADVENTURE, एडवेंचर ये होता है, एक ही डी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये 4 है ये गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, गलत है। ग्रामर की स्पेलिंग याद कर लेना, GRAMMAR होता है, यहाँ पे लोग ई लगा देते हैं, ठीक है, ए होता है यहाँ पे। ग्रामर की स्पेलिंग आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंप्रूवमेंट्स है जो ये अंडरलाइन कर रखा है, इसकी जगह ऑप्शन में से क्या आएगा, ठीक है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। सेंटेंस है, द सेक्रेटरी हैज़ फ्यूअर वर्क टू डू देन आई हैव येट ही कंप्लेन्स, ठीक है। तो देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, आपने तो ऐसे तो ये रूल पढ़ा ही होगा कि जैसे अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है, लेस आता है, अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ। और काउंटेबल के साथ क्या आता है, फ्यू आता है। मतलब कि अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे काम हो गया तो बोलते नहीं अभी थोड़ा सा काम बचा है, अभी ज़्यादा काम बचा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो उस सेंस में हम क्या लेंगे, लेस लेंगे। लेस मतलब कम के सेंस में बोल रहा हूँ, अगर मुझे कम यूज़ करना है तो लेस लगाऊंगा या फ्यू लगाऊंगा। तो ये देखूंगा कि मैं वो अनकाउंटेबल है या फिर काउंटेबल है। अगर वो काउंटेबल होगा तो फ्यू लगाऊंगा, ठीक है। जैसे बोलूँगा फ्यू कॉइन्स, अगर मेरे पे कुछ सिक्के हैं तो ऐसे बोलूँगा मेरे पे कुछ ही सिक्के हैं, तो आई हैव फ्यू कॉइन्स। जिसे मैं गिन सकता हूँ तब तो फ्यू लगाऊंगा, और जिसे मैं नहीं गिन सकता उसके लिए लेस लगाऊंगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि फ्यूअर वर्क, कम कार्य है। अब काम क्या होता है, अनकाउंटेबल होगा, काम को हम गिन नहीं सकते ना, तो काम क्या हो गया, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ फ्यू नहीं आता, क्या आता है, लेस आता है। तो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, लेस वर्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो लेस वर्क आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसे याद रखना, अनकाउंटेबल के साथ क्या आता है, लेस, काउंटेबल के साथ क्या आता है, फ्यू आता है। नेक्स्ट देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें, फिर से निम्न में से एक गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसे बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, अपील। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिख के देख लेना है आपने, अपने आप से खुद से लिख के देख लेना है। जैसे अपील पढ़ा आपने तो एक साइड में आपने लिख के देख लिया अपील, ऐसे लिखा जाता है, तो हाँ ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड है इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल की भी स्पेलिंग सही लिखी हुई बिल्कुल। तीसरा है अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग भी सही, अभी शायद क्वेश्चन में भी आया था ऊपर, ठीक है, अप्रोप्रिएट भी सही है। अब देखिए ये लिखा हुआ है लीगल, तो लीगल में एक ही एल आता है, लीगल, लीगल में एक ही एल आता है। लेकिन अगर इलीगल बोलते हैं तो तब आता है डबल एल, इलीगल। इलीगल में 2 एल आते हैं, लेकिन लीगल में एक ही एल आता है। तो ये हमारा गलत दिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया। लीगल, ये लीगल में एक ही एल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग ये जो कि पीछे लिखी हुई थी बिल्कुल सही है, फिलर है ये, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसकी जगह हमें क्या फिल करना है, देखिए सेंटेंस बोल रहा है नो डैश देन 50 ट्रीज वर
अपरूटेड इन द स्ट्रोम, ठीक है, तूफान आया जिसमें 50 से भी ज़्यादा पेड़ उखड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, अब देखिए ऑप्शन है मच, फ्यूअर, फ्यू, और एक यहाँ पे मैं लेस भी डाल देता हूँ, ठीक है, लेस डालना भूल गया, ठीक है, लेस। अब बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने क्या बोला था, काउंटेबल, ट्री क्या है, काउंटेबल है, लिख भी रखा कि 50 पेड़ों को हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल है, तो काउंटेबल है, तो इसके साथ क्या रखेंगे हम, फ्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो गया, फ्यू। नो फ्यू दैट 50 ट्रीज वर अपरूटेड इन द स्टोम, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो गया करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिलर से, इफ आई डैश यू आई वुड टेक द फीडबैक पॉजिटिवली। तो देखिए इसकी जगह क्या आएगा, जब भी हम बोलते हैं ना कि काश में वो होता, काश में अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ पाता, इफ़ आई वर वर्ड आई वुड फ्लाई, ऐसे होता है। तो जब भी हम काश के सेंस में बोलते हैं, काश के सेंस में अगर मैं ये होता वो होता, तो आता है आई वर, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे आपका रूल लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है, जो 4 कंडीशनल रूल होते हैं ना वो लग रहा है, ठीक है। अब वो 4 कंडीशनल रूल मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं, ठीक है, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, वो रूल लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ जिससे आपको याद रहे, कि जैसे हम कोई काश के सेंस में कुछ वो बोलते हैं कि काश में ये होता, काश में वो होता, तो तब वहाँ पे क्या आता है, इफ़ आई वर, ठीक है, आई के साथ तब क्या आता है, वर आता है, ठीक है, वर आता है। और ऐसे भी देखिए अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, आई क्या होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर प्लूरल ही आएगा, ठीक है। वाज क्या होता है, सिंगुलर, इज क्या होता है, सिंगुलर। और आई के साथ एम कब आता है, जब टेंस कैसा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो। यहाँ पे टेंस कैसा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, तो एम भी कट गया, तो बचा क्या, वर। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे इसको, ठीक है। इसका आंसर हो गया 4। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट ऑफ स्पीच से बताना है कि ब्रावो यहाँ पे क्या है, ब्रावो वेल डन प्लेयर्स, ठीक है। तो देखिए ब्रावो मैंने क्या बोला था, जब ये साइन आता है इसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन का साइन। सबसे आसान यही होता है पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना, ठीक। इसके आगे इंटरजेक्शन लगाओ तो ये क्या हुआ, इंटरजेक्शन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आई हैव योर पेन, इस पर सब गलती कर सकते हैं, ठीक। देखिए आई हैव योर पेन, योर बताना है योर क्या है, ठीक है। तो योर क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, योर क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आई हैव योर पेन, मेरे पास तुम्हारा पेन है, तुम्हारा, तो यहाँ पे प्रोनाउन मत कर देना, प्रोनाउन गलत हो जाएगा, योर। अब देखिए एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है, लेकिन प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आ सकता है, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आ सकता है, ठीक है। तो एक तो ये पहचान होती है एडजेक्टिव कि ये योर क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद क्या आ रखा है, नाउन आ रखा है, पेन क्या होता है, नाउन आ रखा है, ठीक है। तो योर क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, नाउन नहीं होता है, ठीक है, एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एरर से, ठीक है, एरर बताना है। सेंटेंस है एलिना इज ट्रैवलिंग सिंस येस्टरडे, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस एरर हमने पिछली वीडियो में भी किया था। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिंस, ठीक है, सिंस लगा हुआ। सिंस किस में आता है, परफेक्ट टेंस में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए टेंस कौन सा लग रखा है, ये तो लग रखा है कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस में सिंस आता नहीं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रखी है। यहाँ पे एलिना इज के जगह होना चाहिए था एलिना हैज़, ठीक है। अब अगर इसको मैं ऐसे रखता हूँ एलिना हैज़, अब इसको तो ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ही पार्ट में एरर चाहिए, तो और इसके आगे लगाना पड़ेगा एलिना हैज़ बीन, ठीक है, ट्रैवलिंग सिंस, तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। तो सिंस किसके साथ आता है, जब वो टाइम के सेंस में आता है, तो जो सिंस होता है वो 2 ही टेंस में आ सकता है, एक तो आ सकता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और एक आ सकता है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। यहाँ पे हम इसको बना देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ पे इस वाले पार्ट में एरर है, एलिना इज की जगह आएगा एलिना हैज़ बीन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है सेकंड, ये जो एलिना इज वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसमें एरर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको एरर बताना है किस पार्ट में एरर है। आई गोज टू स्कूल एवरी डे इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, ठीक। तो बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, पिछली वीडियो में भी बता दिया था मैंने आपको। देखिए पार्ट जो ये फर्स्ट वाला है आई गोज, यहीं पे एरर है। एरर क्या है, देखिए गोज क्या है, सिंगुलर वर्ब बना दिया, एस या ईएस लगा के हम किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, और सिंगुलर वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है सब्जेक्ट, और आई क्या होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब भी आनी चाहिए थी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर दे रखा है, प्लूरल बना देते हैं इसको गो, ये गो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, आई गो टू स्कूल एवरी डे इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, एरर है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एरर स्पॉटिंग से है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। वेन एवर ही इज ऑन अ हॉलीडे ही ट्रेवल बाई फुट टू द टेम्पल नियर बाय,
ठीक। तो यहाँ पे आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है और याद कर लेना है इस चीज़ को, ठीक है, कि जब भी हम पैर से चलने की बात करते हैं कि वो अपनी पैरों से चल के गया, तो हम बाई फुट नहीं लगाते हैं, बाई फुट नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाई फुट की जगह आता है ऑन फुट। क्या? ऑन फुट। तो वेन एवर ही इज ऑन हॉलीडे ही ट्रेवल ऑन फुट आता है, ठीक है, बाई फुट नहीं आता है। ये आपको सुनने में सही लग रहा होगा कि बाई फुट होता है, लेकिन ऑन फुट होता है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है हमेशा, ऑन फुट होता है हमेशा जब पैरों पे चलने की बात होती है, ऑन फुट, ठीक है। हम बोलते हैं ना हम पैरों पर चलते हैं, तो पर के लिए क्या आता है? ऑन। तो ऑन फुट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? ये वाला पार्ट एरर है, ये वाला पार्ट ढूंढे, ये है ऑप्शन नंबर ए में। ही ट्रेवल बाय फुट नहीं आएगा, ही ट्रेवल ऑन फुट आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका एक ईडियम है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लाइन शेयर, ठीक है। लाइन शेयर, शेयर का शेर, ठीक है, शेयर होता है उसका शेयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है इस मुहावरे का? लाइन शेयर मतलब शेयर का हिस्सा, शेर का हिस्सा। शेर का हिस्सा, अब अगर जैसे जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, तो जैसे कुछ की शिकार किया उन्होंने, तो जब शिकार किया तो जब बांटने की बारी आई तो शेर बोलेगा कि मेरे को सबसे बड़ा चाहिए क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ, है ना। तो लाइन शेयर का मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो सबसे बड़ा शेयर होता है, लार्जेस्ट शेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, लार्जेस्ट शेयर इसका आंसर हो गया। लाइन शेयर मतलब लार्जेस्ट शेयर, ठीक। तो इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है विद नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितना? 1/4 यानी कि 0.25, इतना नेगेटिव मार्किंग करना है आपको, ठीक है। और जितने भी आ रहे हो 5, 10, 15, 20, ठीक है। और लैब स्टूडेंट वाले भी अगर उसका कर रहे हैं, फिजिक्स का कर रहे हैं, तो सिर्फ अपने फिजिक्स के मार्क्स बता दो। अगर फिजिक्स मैथ का कर रहे हो तो फिजिक्स मैथ दोनों का मार्क्स बता दो, ठीक है। लेकिन सब अपना स्कोर बताएंगे, ठीक है, ताकि मैं पेपर के लेवल को मेंटेन कर सकूं। आपके स्कोर के अकॉर्डिंग ही मैं पेपर को डिजाइन करूंगा ना, कि हाँ यार इनका स्कोर कम आ रहा है तो अगली बार पेपर को मैं उस हिसाब से बनाऊंगा। अगर आपका स्कोर ज़्यादा आएगा तो मैं सोचूंगा कि पेपर ईजी बनाया था, नेक्स्ट पेपर हार्ड बनाऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो फाइनल पेपर होगा आपका 31 जुलाई, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे पहले से, ठीक है। तो सभी को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी अपने स्कोर को कमेंट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।